हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं नया एपिसोड। I am stuck on the same day for 8,000 years. उसके बाद हुचेन चैंग से कहता है, ब्रदर लाई तुम्हें जल्दी करना होगा, अगर तुम धीरे रहोगे तो वो शायद ओवरसीज चला जाएगा। आखिर वो सियोंग सेंगजून है। हुचेन की बात सुनने के बाद तुरंत चैंग अपने आदमियों से कहकर उस लोकेशन का पता लगाने को कहता है। वो रात 10 साल पहले एक प्रीमेडिएटेड ट्रक हमारी गाड़ी से रोड जंक्शन पर टकरा गया था। हालांकि मैं कोशिश की थी उस ट्रक से मैं खुद को और अपने वाइफ को बचा लूं, लेकिन मैं सही समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया और हमारी गाड़ी उड़ते हुए सीधे नीचे चली गई, जिसके बाद हमारी गाड़ी जल्दी ही आग में ढल गई। मैं तो लकी था कि मैं बच गया, लेकिन मेरी बीवी मेरे सामने ही मर गई और मैं आईसीयू में 3 महीने रहा। और उस दौरान मेरे एजेंट्स कुछ क्लूज लाए। जो ड्राइवर सियोंग सेंजुन था, जो होंगफा ग्रुप के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डिप्टी हेड है, और वो मेरे भाई लाइयू के लिए काम करता था। जब चैंग ठीक हो जाता है उसके बाद वो सैंग को ढूंढने की काफी कोशिश करता है। उस दिन उसके आईसीयू के बाहर आने के बाद सैंग गायब हो जाता है, जिससे कि चैंग को सीधे सबूत को खो देना पड़ता है। इसलिए मुझे बुढ़े आदमी के शब्द मान लेने पड़े। 10 सालों तक मैंने एक स्टूपिड काइनिकल अमीर बच्चे का बहाना बनाया, उस दिन का इंतजार करते हुए जब मैंने सियोंग सेंजुन को ढूंढ पाऊंगा और सच्चाई जान पाऊंगा। कुछ समय बाद चैंग के बॉडीगार्ड वहां पर आता है एंड उन्हें बताता है बॉस आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है और एड्रेस मिल गया है। ये सुनकर चैंग खुश हो जाता है। इसके बाद हुचेन के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है, भाई मैं पहले चलता हूँ, मैं तुम्हारा इसमें एहसानमंद हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस मुझे कह देना, तुम मेरे भाई हो। चैंग के इतने कहने के बाद सैंग को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। चैंग के जाने के बाद हुचेन मुस्कुराता है और अपने मन के अंदर कहता है, मेरे नया जीवन को 2 दिन हो गए हैं और मुझे 2 और भाई मिल गए हैं। कल मुझे लू गुआनियन और आज लाई चैंग। लेकिन अब मिस्ली का काम हो गया है, मुझे अपने 20 मिलियन पहले चाहिए, वो भी घुटने टेक कर माफी मांगने के साथ। अब हुचेन अपने फोन को बाहर निकालता है और मिस्ली को कॉल करता है, लेकिन मिस्ली को कॉल करते ही मिस्ली जो है वो उसका कॉल नहीं उठा रही है, बार बार उससे कॉल को होल्ड पर डाल दे रही है। हुचेन ये देखकर कहता है, ये मेरे फोन को काट क्यों रही है। अब तभी मिस्ली टेक्स्ट मैसेज करती है जिसमें कि वो बताती है, मैं एक मीटिंग में हूँ। हुचेन मिस्ली के मैसेज को देखकर कहता है, मीटिंग तो सुबह थी, क्या तुम अभी भी नाराज हो $20 मिलियन को लेकर जो मैंने गेम पे लगाए थे। खैर क्या कर सकते हैं ह्यूमन, चलो भूल जाते हैं और घर पे निकलते हैं। अब हुचेन अपने सुपर कार से अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में एक रेड सिग्नल आ जाती है और हुचेन की गाड़ी के आसपास काफी ज्यादा गाड़ियां होती हैं जो कि ज्यादा लग्जरियस होती हैं। हुचेन लग्जरियस कार को देखकर कहता है, लग्जरी कार्स एक फ्लीट कितनी चमकदार है। जैसे ही हुचेन अपने बगल वाले लग्जरियस कार के अंदर दिखता है और कहता है, ये तो ईस्ट चाइना सी की सबसे सुंदर लड़की हिंग बैठी हुई है। हिंग सू फैमिली से होती है और हुचेन अपने मन के अंदर कहता है, वो मेरी पिछली पुनर्जन्म की जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली औरत में से एक है। बाहर से और अंदर से वो सबसे अलग है, सबसे अदब और शांत है। हिंग को देखकर हुचेन की दिमाग की बत्ती जलती है और कहता है, क्योंकि हम इत्तेफाक से मिले हैं, थोड़ा फ्लर्ट करना तो बनता है। और हुचेन हिंग की तरफ देखकर उसे हाय करता है, लेकिन हिंग अपनी गाड़ी का शीशा जो है बंद कर लेती है। ये देखकर हुचेन अपने मन के अंदर कहता है, ओ ये अपनी खिड़की क्यों बंद कर रही है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसी बात है तो इस चीज को दोबारा करते हैं। अब हुचेन अपने फोन को निकालकर हिंग को टेक्स्ट करता है और हुचेन उस टेक्स्ट में कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम टीवी पर जितना सुंदर हो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। हुचेन आखिर में हिंग के सीक्रेट चीज को लिख देता है जिसमें कि वो कहता है, और कब एक ब्राइट मून होगा। हुचेन इतना लिखकर मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर कहता है, हिंग तुम्हें अपने कोड का टेक्स्ट मैसेज देखकर हैरानी होगी। आखिर ये तुम्हारा राज है, तुम्हें खुद मुझे बुलाने का और नेगोशिएट करने का प्रयास करना चाहिए। हुचेन ने पूरी प्लानिंग कर ली होती है। तभी हुचेन अपने फोन में देखता है कि उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया होता है। जैसे ही हुचेन अपने फोन को उठाता है और अपने मन के अंदर कहता है, उसने इतना जल्दी रिप्लाई किया। जैसे ही हुचेन टेक्स्ट देखता है, ये टेक्स्ट तो हिंग का नहीं है बल्कि मिस्टर ली का होता है। ब्रदर इन लॉ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जल्दी आओ। ये वही आदमी होता है, मिस्टर ली। हुचेन इस टेक्स्ट को देखने के बाद मिस्टर ली के पास पहुंचता है। मिस्टर ली हुचेन को एक आलीशान लग्जरियस घर पर लेकर आता है, जिसके बाद मिस्टर ली हुचेन से कहता है, ब्रदर इन लॉ, इस घर में 3 मंजिलें हैं, जमीन के ऊपर एक नीचे, 600 स्क्वायर फीट और एक कोर्टयार्ड है, और ये तुम्हारा है। ये सुनकर हुचेन हैरान हो जाता है एंड कहता है, मेरा। जिसके बाद मिस्टर ली हुचेन से कहता है, ब्रदर इन लॉ, तुमने कल मेरी बहुत मदद की, वैसे भी मेरी बहन प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारा पुराना घर में नहीं रह सकती, तो मैंने जल्दी से एक शादी का तोहफा दे दिया। अब मिस्टर ली हुचेन से कहता है, क्या तुम्हारे पास
पास आईडी कार्ड है, चलो अब क्लोजिंग के लिए चलते हैं। हुचेन ये सब होता देख वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब उसी दिन मॉर्निंग में एक लेडी मिस ली के ऑफिस में आती है एंड रिसेप्शनिस्ट में ये कहती है कि उसका एक मिस्टर ली से अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट उसका नाम पूछती है तो वो लेडी अपना नाम बताती है, जो कि उसका नाम होता है ताओ। ये लेडी कोई और नहीं ताओ मैनिंग होती है, यानी कि वो मूवी स्टार होती है जो कि चैंग के कहने पर मिस ली के ऑफिस में आई होती है। अब रिसेप्शनिस्ट अपने रिकॉर्ड को चेक करने लगती है लेकिन उसकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलती। अब रिसेप्शनिस्ट ताओ मैनिंग से कहती है हमारे प्रेसिडेंट मिस ली एक मीटिंग में है तो प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करें, मैं चेक करती हूँ। मीटिंग रूम में मिस ली अपने सभी एम्प्लॉयज़ पर गुस्सा करती है क्योंकि कॉन्फ्रेंस में जो होने वाला वो अब 13 दिन बाद होने वाली होती है, इसलिए क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ जो है उन्होंने एक भी स्पोक्स पर्सन को नहीं ढूंढा होता है। और ये चीज़ सच में मिस ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही होती है। मिस ली अपने सभी एम्प्लॉयज़ को कहती है तुम्हें एवरेज सैलरी से कई गुना ज़्यादा पेमेंट मिलती है और तुम सिर्फ खाते और सोते हो। अब क्योंकि मिस ली हुचेन को कॉल नहीं उठाई होती है इसलिए उसे इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है कि ताओ मैनिंग जो है उसके ऑफिस में आई है एग्रीमेंट के बारे में बात करने के लिए। तभी मिस ली को कॉल आता है उसके रिसेप्शनिस्ट की तरफ से। उसी रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है ताओ के बारे में। ताओ का नाम सुनकर मिस ली का होश उड़ जाता है और मिस ली अपने रिसेप्शनिस्ट से कहती है उसे ढूंढो और मेरी ऑफिस में लाओ। मिस ली इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाती है कि ताओ मैनिंग को किसने बुलाया होगा। हालांकि मिस ली को ये भी पता होता है कि कंपनी में से किसी ने ताओ मैनिंग को इनवाइट नहीं किया है, क्योंकि अभी ऑफिस में जो मीटिंग चल रही थी उसने अपने पूरे एम्प्लॉय से पूछा था लेकिन किसी को भी स्पोक्समैन नहीं मिला था। इस चीज़ से मिस ली को पता चल जाता है कि शायद हुचेन ने ताओ मैनिंग को बुलाया है। कुछ ही समय बाद मिस ली और ताओ ऑफिस में मिलते हैं, जिसके बाद मिस ली ताओ मैनिंग से कह रही होती है हेलो मिस ताओ, मुझे देर होने के लिए माफ़ करिए, मैं इन दिनों इतना बिजी थी कि रिसेप्शनिस्ट को बताना भूल गई। अब उसके बाद ताओ मिस ली से कहती है मिस ली आप बहुत दयालु हैं और मिस ली आप इतनी सुंदर हैं, आप और आपके हस्बैंड मिस्टर हुचेन वाकई में एक अच्छी जोड़ी है। ये सुनकर मिस ली ताओ मैनिंग से कहती है कृपया बैठिए मिस ताओ, वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप और मेरे हस्बैंड कैसे मिले। उसके बाद मिस ली अपने मन में सोचती है वाकई में ये हुचेन ही था। इसके बाद ताओ मिस ली को बताती है हम एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन मेरे गॉडफादर लाई चेंग और हुचेन भाई भाई हैं, तो उन्होंने मेरे गॉडफादर से मुझे यहाँ भेजने को कहा। ताओ मैनिंग की बात सुनकर अपने मन के अंदर कहती है ताओ मैनिंग का गॉडफादर लाई चेंग है जो हंफा फैमिली के लाई जेंगुआ का बेटा है, क्या हुचेन का भाई है। मिस ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। अब क्योंकि मिस ली कुछ नहीं कह रही होती है तो ताओ मैनिंग कहती है मिस ली आप क्या स्पोक्समैन साइनिंग के लिए जल्दी लेकर आ सकती हैं। मिस ली काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ स्पेस होती है, जिसके बाद मिस ली कुछ न कहने के लिए ताओ मैनिंग से माफ़ी मांगने लगती है एंड जल्दी से अपने असिस्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट मंगवाती है ताकि वो दोनों उसे साइन कर पाए। अब इस चीज़ के कुछ समय बाद मिस ली कॉल करके हुचेन को बुलाती है। ताओ मैनिंग और मिस ली के बीच एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है। हुचेन मिस ली से कहता है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, क्या अब माफ़ी मांगने का वक्त नहीं है क्योंकि तुमने बैठ हार गई है। अब तभी मिस ली बात को घुमाते हुए हुचेन से कहती है तुम चैंग से कब मिले। हुचेन ये सुनकर कहता है तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही हो, एक मैजिशियन कभी अपने ट्रिक्स को नहीं दिखाता। हुचेन मिस ली की तरफ जाते हुए उससे कहता है मुद्दा मत बदलो, चलो माफ़ी मांगो। मिस ली अपने जगह से खड़ी होती है, अपने टॉप को उतारती है और अपने सैंडल्स को भी। उसके बाद वो अपने बालों को सेट करते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाती है और हुचेन से माफ़ी मांगती है। हुचेन ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है वाकई में घुटनों के बल बैठ गई तुम। अब हुचेन मिस ली के सामने हाथ लाता है और कहता है ठीक है उड़ जाओ। मिस ली ये देखकर शर्मा रही होती है, जिसके बाद मिस ली खड़ी हो जाती है। अब तभी मिस ली को मिस्टर ली का कॉल आता है जो कि उससे बताता है कि कुछ लोग हैं जो कि हुचेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मिस ली अपने भाई से पूछती है वो लोग कौन है जो कि हुचेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मिस ली अपनी बहन को बताता है वो लोग गोल्डन सर्विस ग्रुप सू फैमिली से हैं। मिस ली और वुचेन के बीच कॉन्वर्सेशन चल रही होती है और मिस ली वुचेन से पूछती है कि सू फैमिली तुम्हें इन्वेस्टिगेट क्यों करेगी। तो वुचेन कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बेहतर होगा कि तुम इसमें शामिल ना हो। अब मिस ली कहती है फिर से मिस्टीरियस बनने की एक्टिंग कर रहे हो, क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम पे ज्यादा ध्यान दूं? क्या ये हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार कर बैठे हो? क्या मैं सही हूँ? तुम ना तो सबसे खूबसूरत औरत हो जिसे मैं जानता हूँ, ना ही सबसे अमीर, और तुम्हारा चेहरा भी हमेशा ऐसे ही होता है जैसे तुम्हें अजनबी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें यह कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? अब मिस ली कहती है तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी औरतें हैं और वो सब इतनी खूबसूरत है कि पूरे देश को मात दे सकती हैं। अब वुचेन कहता है पहले बहुत सारी औरतें थी लेकिन अब ज्यादा नहीं है। ये कहना मुश्किल है कि सब बहुत खूबसूरत थी या नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो जरूर थी। अब मिस ली को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि कौन थी वो, मुझे एक एग्जाम्पल दो, मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ।
अब वूचन कहता है कि अगर तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में घुसने की कोशिश ना करो तो मैं इस चाल को नहीं मानूंगा। अब मिस ली को गुस्सा आ जाता है। अब मिस ली कहती तुम कह नहीं सकते, मुझे लगा कि तुम बोल पाओगे। खैर ज्यादा निराश मत हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें इस पर जबान तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब वूचन को किसी का कॉल आता है। अब वो कहता है अच्छा। अब वूचन फोन कॉल पर बात करने लगता है, जहाँ पर उसके सामने जो कॉल पर बोल रही होती है वो एक लड़की होती है। अब वो कहती है क्या ये मिस्टर वू है? क्या मैं सही हूँ? मैं सू क्विंगविन हूँ। मुझे लगता है कि हमें पर्सनली मिलने की जरूरत है। क्या हमें एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए? अब वूचन कहता है कि क्या सच में अकेले में मिलना इतना जरूरी है? अब वो कॉल वाली लड़की कहती है हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने बैठकर डिस्कस करना बेहतर होता है। चलो कल सुबह 9 बजे टैंक्शा के प्राइवेट क्लब हाउस में मिलते हैं। जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना। अब वूचन कहता है ठीक है। अब मिस ली ये सब सुन लेती है और वो कहती है सो क्विनियन, तुम ये तो नहीं कहोगे कि वो तुम्हारी औरत है ना? अब वूचन कहता है अभी तक तो नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ दिन में हो जाए, कौन जाने। अब वूचन सोचने लगता है हालांकि मैं सू क्विनियन को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके मामले में सुना है, क्योंकि ये पब्लिक में कोई राज नहीं है। उसके पिता अपने बिजनेस पर फोकस करते थे और लेट मैरिज की थी। तो जब सू क्विनियन पैदा हुई तो वो काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने उसे ऐसी तरह पाला जो शिष्टाचार और संस्कारों का पालन करे, सख्त परवरिश, नियमों और डिसिप्लिन के साथ। जब वो बाहर पढ़ने जाती है तो उसके लिए 24 घंटे बॉडीगार्ड्स लगाए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए वो जल्दी प्यार में न पड़ जाए। बाद में जब उसके पिता बीमार पड़ गए तो उन्हें सू क्विनियन की शादी की चिंता होने लगी और ब्लाइंड डेट के लिए शर्तें और भी एक्सट्रीम बन गई। तुम्हारी उम्र न तो ज्यादा होनी चाहिए और न ही कम, और तुम्हारे परिवार के एसेट्स 1 बिलियन से कम नहीं होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें शादी के बाद सू फैमिली में ही रहना पड़ेगा। सू फैमिली अपनी शर्तों पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सू क्विनियन एक बहुत सुशील लड़की है जो अपने परिवार की बात मानती है, और वूचन वो शख्स नहीं है जो शर्तों वाली शादी को कबूल करेगा। ये सब मिस ली अभी तक सोच ही रही होती है कि मिस ली अब वूचन से कहती है तुम्हारा उससे मिलना नामुमकिन है। अब वूचन कहता है मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या फिर से कोई शर्त लगाना चाहती हो? अब मिस ली कहती है लगाई बार। अब वूचन कहता है तुम सच में मुझसे शर्त लगाना चाहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम फिर से हार जाओगी? अब मिस ली कहती है मुझे सिर्फ शर्त लगानी है। वूचन कहता है ठीक है, मुझे 3 दिन दो और मैं सू क्विनियन को अपनी औरत बना लूंगा, वो जो मेरे साथ पूरी जिंदगी रहेगी। अब मिस ली बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें 30 दिन दिए। वूचन कहता है नहीं, सिर्फ 3 दिन ही काफी हैं। अब मिस ली कहती है अगर तुम हार गए तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घुटनों पर बैठ कर के मुझसे माफी मांगो। अब वूचन कहता है ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई तो क्या करोगी? ये कहकर के उसे कमर पर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब मिस ली कहती है तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? अब वूचन कहता है मुझे सोचने दो। अब मिस ली कहती है ठीक है, कुछ भी, मैं तो पहले से ही शर्त लगा चुकी हूँ, तो अगर मैं फिर से हार गई तो मैं हार मानने के लिए भी तैयार हूँ। अब वूचन कहता है तब तो ये फिक्स हो गया। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक नई लोकेशन को। एक नया दिन, 11 जुलाई, दोंगाई सिटी के नॉर्दर्न सबर्ब्स में। अब वूचन वहाँ जाता है। अब वहाँ के सब वूचन से पूछते हैं सर क्या आप मिस्टर वू हैं? वूचन कहता है हाँ मैं ही हूँ। अब वो स्टाफ वूचन को गाइड करते हुए अंदर ले जाता है। वो कहता है कि प्लीज सर इधर आइए, मिस सू आपका इंतजार कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस सू गोल्फ खेल रही होती है और उसे अच्छे से खेलना नहीं आ रहा होता है। अब वूचन वहाँ पहुँच जाता है। अब मिस सू वूचन से कहती है उस मामले के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? अब वूचन कहता है कि कैसे पता चला ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मिस सू वूचन से कहती है अपना दाम बताओ। अब वूचन कहता है कि अपना दाम बताओ? कौन सा दाम? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ? अब मिस सू कहती है पैसे ना लेने से मुझे तुम पे भरोसा करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वूचन कहता है कि जब तुम इतनी चिंतित हो तो तुम्हें और बॉडीगार्ड्स क्यों नहीं लाए? मुझे बस अरेस्ट कर लो, एक गड्ढा खुदवाओ और मुझे दफन कर दो, फिर मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। अब मिस सू कहती है सबसे पहले मैं ली रॉबिंग जैसी नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दूसरी बात, तुम ली रॉबिंग के बॉयफ्रेंड हो तो कोई भी तुमसे ऐसे करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो वूचन कहता है तो तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए जो तुम्हें शांति दे? अब मिस सू कंफ्यूज हो जाती है। अब वूचन कहता है जैसे एविडेंस, और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब मिस सू बिल्कुल हड़बड़ा जाती है और कहती है तुम क्या करने वाले हो? मुझे जाने दो। अब वूचन उसके दोनों हाथ पकड़कर स्टिक पर रख देता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे खेलते हैं, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अब वूचन मिस सू के पास आता है और कहता है वैसे भी
अब जब तुम्हारे पास वो सबूत है जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो तुम अभी भी क्यों नहीं मान रही हो? अब मिस सू सोचने लगती है, वो ली रॉबिन का बॉयफ्रेंड है। अगर वो इतनी ताकतवर और पॉजिटिव औरत है और वो ये सुन लेती है कि वो मुझे ऐसे पकड़ रहा है, तो वो कभी भी नहीं मानेगी कि वो मुझे खेलना सिखा रहा था। वो तो उसे जिंदा ही टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगी। अब वो सोचती है कि जिसे डरना चाहिए वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो है। जितना मैं कम स्ट्रगल करूंगी, उतना ही मैं उसे मौत के और पास धकेलती रहूंगी। अब मिस सू के बॉडीगार्ड्स बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि क्या मिस इसे रेजिस्ट कर रही हैं या फिर इसके एक्शंस को एक्सेप्ट कर रही हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मिस सू वूचेन से कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं ली रॉबिन को कॉल करूंगी और उसे तुम्हारे बारे में बता दूंगी? अब वूचेन कहता है कि हाँ, मुझे डर है, लेकिन तुम्हें भी डर है कि मैं तुम्हारी राज खुलवा दूंगा, तो अब हम बराबर हैं। अब मिस सू कहती है, क्या तुम जानबूझकर मुझे हैंडल दे रहे हो ताकि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं? अब वूचेन उसके बट पर मार देता है और कहता है कि गोल्फ खेलते रहो, अपना बैग आगे की तरफ मत मोड़ो, बल्कि इनवर्ट रहो। कोच ने तुम्हें इससे पहले कैसे सिखाया था? मिस सू को दर्द होता और कहती है, तुम? अब उसके बॉडीगार्ड तुरंत मिस सू की मम्मी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जल्दी उन्हें कॉल करो, उन्हें इन सब चीजों के बारे में बताओ। और एक बॉडीगार्ड कॉल करके उन्हें बता ही रहा होता है इन सब चीजों के बारे में। और अभी वूचेन कहता है कि मैं तुम्हें एक बार और सिखाता हूँ, पहले अपने पैर पीछे खींचो और फिर अपने हाथ सीधे करो, ऐसे। अब वो फिर से उसके बट पे मारता है और कहता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारा पेल्विस आगे की तरफ झुका हुआ है? अगर ये कोई बीमारी नहीं है तो बस थोड़ा और अंदर लो, थोड़ा और। अब फिर वो उसके बट पे मारता है, वो कहती है, और अब वो बॉल को निशाना लगाती है और वो पूछती है, क्या मैंने सही किया? अब वूचेन कहता है, तुमने ये बहुत अच्छे से किया, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें और टेक्निक्स नहीं सिखा सकता। अब वो पूछती है, क्यों? ये अनुमान लगाया जा सकता है कि तुम्हारी मम्मी ने पहले से ही किसी को भेज दिया है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड ये सारी बातें उसकी मम्मी को बता रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैडम, उस मर्द ने अभी अभी मिस को अचानक से गले लगाया और मिस भी उसके साथ बात कर रही थी और हंस रही थी। हाँ, उसने तो मिस के बट पे भी थापा मारा, जैसे वो मिस को गोल्फ खेलना सिखा रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था और उसका लुक भी यंग है। मुझे लगता है मिस यहाँ वो इसलिए आया क्योंकि वो उसका इंतजार कर रही है। अब मिस सू की मम्मी कहती है, उन्हें पहले देखो, मैं अभी आती हूँ और उस मर्द को भागने मत देना।